हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स एंड साइंस। मेरा नाम है सैफ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया से कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा या विद्युत या प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें ऊर्जा कहलाते हैं। वियोजन अभिक्रिया या जो अपघटन अभिक्रिया होती है, उसके सभी उदाहरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया के होते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में तीसरा पार्ट आता है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो याद रखेंगे, जो कम अभिक्रियाशील तत्व होगा वह अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा हटा दिया जाएगा या विस्थापित कर दिया जाएगा उसके खुद के यौगिक से। जैसे कि हम देख रहे हैं इक्वेशन के अंदर ये Fe है, दूसरा CuSO4 है। तो Fe ने CuSO4 से Cu को अलग कर दिया और SO4 को अपने साथ ले लिया है। इसका कारण यह है कि जो Fe है वो Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसलिए Cu को अलग कर देता है और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे। और लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की कॉपर की परत जम जाती है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो जब हमने लोहे की कील को CuSO4 के साथ रखा कुछ टाइम के लिए, तो याद रखेंगे जो लोहे की कील है उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है और जो CuSO4 नीले रंग का होता है वह हरे रंग में बदल जाता है। एक इक्वेशन और आती है Zn प्लस CuSO4 यानी कि जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं। तो क्या देखते हैं, जिंक सल्फेट बन जाता है, ZnSO4 प्लस Cu कॉपर अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया से पता चलता है कि जो जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बहुत सिंपल है। इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी ये द्विविस्थापन। अब विस्थापन भी कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 2 बार विस्थापन को द्विविस्थापन कह देते हैं। पहली इक्वेशन में क्या था, Zn Cu से SO4 ले रहा था लेकिन Cu को कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जो जैसे लिखा हुआ है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बेटा SO4 है, ठीक है, SO2 नहीं है। तो जो Na2SO4 लिखा हुआ है ये SO4 Ba को दे देगा और जो BaCl2 के पास Cl2 है वो Na अपने पास ले लेगा। तो क्या बनाएगा, NaCl और BaSO4 बनाएगा। ठीक है, तो जो NaSO4 होता है उसको सोडियम सल्फेट कहते हैं, जो BaCl2 होता है उसको बेरियम क्लोराइड कहते हैं, याद रखेंगे बात। और जो BaSO4 होता है उसको बेरियम सल्फेट कहते हैं और जो NaCl होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया हुई है, तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद आविला अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें सफ़ेद अवक्षेपण का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है क्या, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में पहले हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जांपल देख सकते हो Cu प्लस O2, तो क्या बनाया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जिसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऐसे नीचे देख लेते हैं 2Cu प्लस O2, तो क्या बना 2CO, तो जो कॉपर था उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये अभिक्रिया भी क्या हमारी उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया के, थोड़े आगे आए हैं लेकिन हम इन्हें ना देखते हुए पढ़ेंगे क्या, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता हो और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है ये उपचयन की बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि थी और हाइड्रोजन में कमी थी, और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी है और हाइड्रोजन की वृद्धि है। और ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो हम देखेंगे इसके अंदर दोनों अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको, Cu प्लस H2। ठीक है, इसको गर्म किया तो हमने पाया Cu प्लस H2O। तो हम देख रहे हैं जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके
कॉपर अलग हो जाता है और वाटर यानी कि जल अलग हो जाता है। तो Cu प्लस O2 को देखो, यहाँ पर कितना बचता है Cu, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई है। ठीक है, CuO में ऑक्सीजन था बट आगे देख रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे क्या, अपचयन अभिक्रिया। ऊपर देखेंगे H2 हाइड्रोजन है और हमने यहाँ देखा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित हो जाता है, याद रखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। जिस अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो उसको अपचयित होना कहते हैं, और जिस अभिकारक के अंदर जिस अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तो उसको उपचयित कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये जो उपचयन अभिक्रिया हुई है, तो उपचयन अभिक्रिया से दैनिक जीवन में भी प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला प्रभाव आता है हमारा संक्षारण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब किसी भी धातु को अम्ल, ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में रखा जाता है तो उसकी वजह से उसकी ऊपरी परत जो है थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लोहे की किसी भी चीज़ को कुछ दिन के लिए बाहर खुला छोड़ दें, वहाँ पर नमी भी हो, अम्ल भी हो और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी हो, तो हम देखते हैं कि उस पर जंग लग जाएगा, और जंग लगने की वजह से जो उसकी ऊपरी परत है वो कमज़ोर हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो वो पूरा प्रोसेस ही, पूरी प्रक्रिया ही क्या है, संक्षारण है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। तो लोहे की वस्तु पर कैसा संक्षारण होता है, जंग लगना, और जंग का कलर कैसा होता है, याद रखेंगे, हल्का भूरा होता है। और चांदी की जो धातु होती है उस पर कैसा जंग लगता है, उस पर काला जंग लगता है। हर धातु का अलग अलग रंग होता है जंग लगने के बाद। तो चांदी के ऊपर होता है काला, तांबे के ऊपर होता है हरा। ठीक है, अब जो है हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। तो पहला आता है यशद लेपन, फिर आता है विद्युत लेपन, फिर आता है पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है, याद रखेंगे। और भी है तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। ठीक है, तो इन सब से भी जो है हम बच सकते हैं संक्षारण से। ठीक, अब इसके बाद आती है हमारी क्या, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता भी एक तरह से जंग लगना ही है, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ों में जंग लगना है। तो देखते हैं, वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। जब किसी भी खाने पीने की चीज़ों को कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर ऑक्सीजन उपचयन अभिक्रिया होती है, और जिसकी वजह से उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है और खाने लायक नहीं रहती है। अविकृत गंधिता से बचाव के उपाय हैं। तो पहला उपाय है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। इसका मतलब है ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके जिससे उपचयन की अभिक्रिया ना हो। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायुरोधी होने का मतलब है कि उसके अंदर वायु ना हो, निर्वात हो। जब वायु नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी उपचयन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इसके दो और हैं। तो पहला आता है ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन का प्रयोग करके भी जो है विकृत गंधिता से बच सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं तो कोई उपचयन अभिक्रिया नहीं, उपचयन अभिक्रिया नहीं तो कोई भी विकृत गंधिता नहीं होगी। चौथा आता है शीतलन के द्वारा। ठीक है, शीतलन के द्वारा का मतलब है चीज़ों को ठंडा रखकर। अगर हम चीज़ों को ठंडा रखते हैं, कम टेम्परेचर पर रखते हैं, तब भी ऑक्सीजन जो है उपचयन अभिक्रिया नहीं कर पाती और हमारी खाने पीने की चीज़ें सुरक्षित बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये हुआ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल